सो लेट्स कंटिन्यू। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, कल हमने डी एंड एफ ब्लॉक उसमें से कुछ एमसीक्यूज वगैरह उस पर ज़्यादा फोकस किया। इनऑर्गेनिक का ये नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अब देखते हैं वन बाय वन पूरी इसके बारे में। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। ये फर्दर अगर रेफरेंस के लिए लगता है तो हमारे पास चाहिए, इसलिए मैंने डाल दिया, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो आपको मालूम है कि ये डी ब्लॉक वगैरह होता है। एंड ये फर्स्ट सीरीज आपको याद पूरी तो होगी ही होगी, ठीक है। अगर नहीं भी है तो शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ, लास्ट लेक्चर में बताना मैं भूल गया था। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन गिविंग, वो हाइड कर दो, कुछ नहीं उसके लिए। फ्री कोचिंग टू नितिन कुंबले एंड जहीर खान। ओके, तो इस हिसाब से इसको आप याद रख सकते हो सीक्वेंस में। हमें देखिए कोई भी अगर एलिमेंट हमारे सामने आता है, फॉर एग्जांपल स्कैंडियम आता है, तो 21 मतलब D1 सिस्टम, D1 4s2 एंड 3d1, ये सिस्टम है हमारी, ठीक है। वैसे ही आयन का अगर आता है तो 3d6 मतलब D6 सिस्टम हम उसको कहते हैं, एंड 4s2 है। ओके, तो 4s2 तो हर जगह पे होगा, राइट। Mn भी आता है, तो Mn के लिए पहले हम इसको ऐसे ही कंसिडर करेंगे 3d5 एंड 4s2। बाद में ये हाफ फिल कर लिए, बाकी सारी चेंजेस वगैरह वो अलग बात रहेगी। या फिर क्रोमियम के लिए, ठीक है, क्रोमियम के लिए वैसे होता है 3d3 एंड 4s2 होता है, देन वो सॉरी 3d4 एंड 4s2 होता है, तो इलेक्ट्रॉन जंप करता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल पूरी करने के लिए, ये बात की बात रही, ठीक है। तो सबसे पहले सिस्टम को हमें याद रखना है विथ रिस्पेक्ट टू देयर एटॉमिक नंबर्स। तो ये D1 सिस्टम, D2, D3, D4, D5, D4, D5, D6, D7, D8 एंड सो ऑन। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेंगे, बेसिक चीजें क्या है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जनरली जो कन्फ्यूजन होता है ना, वो डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होता है, इसलिए डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे पहले ये लिया गया। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेटल्स आर अटैच्ड टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स कॉल्ड लिगैंड। मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल लिगैंड के साथ कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, मेटल्स लिगैंड के साथ कनेक्टेड। अब डबल सॉल्ट में क्या होता है, या फिर पूरा डिफ्रेंशिएशन ही देखो, ये तो सिंपल एक पॉइंट था डिफ्रेंशिएशन। दिस exist only in solid state and dissociates into constituent species in their solution। तो डबल सॉल्ट सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही हमें देखने को मिलता है, सिर्फ सॉलिड स्टेट, लिक्विड में नहीं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड एज वेल एज सॉल्यूशन स्टेट। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सॉल्यूशन भी में भी सर प्रेजेंट। न्यू चैप्टर है सर। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। कल ही बताया था ना कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टार्ट करूंगा। हाँ ओके, और ये फर्स्ट ही स्लाइड है, तो अभी फोकस करो। सो कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो सॉलिड स्टेट में एज वेल एज लिक्विड स्टेट में दोनों तरफ अपनी आइडेंटिटी प्रिजर्व करके रखता है, या दोनों तरफ उसकी खुद की आइडेंटिटी होती है। डबल सॉल्ट डिसोसिएट हो जाता है सॉल्यूशन स्टेट में, ठीक है। डिसोसिएट मतलब अपने अपने स्पेसिस में वो कन्वर्ट हो जाएगा, डिसोसिएशन होगा, इसका नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दे लूजेस देयर आइडेंटिटी इन डिसोसिएशन। तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज करते, ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट, देयर प्रॉपर्टीज आर इसेंशियली द सेम एज दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्पेसिस। मतलब इनकी प्रॉपर्टीज कॉन्स्टिट्यूएंट स्पेसिस के हिसाब से सेम रहती है। फॉर एग्जांपल एफी का कोई एक सॉल्ट है एंड कोबाल्ट का एक सॉल्ट है, CuSO4 एंड सॉरी FeSO4 एंड CuCl, ऐसे कुछ सॉल्ट है, ठीक है। तो इनकी जो प्रॉपर्टी रहेगी इस डबल सॉल्ट की, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल CuCl2 या FeSO4 इसके तरह रहेगी, इस पे डिपेंडेंट रहेगी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट स्पेसिस पे ये डिपेंड रहेगी उसकी प्रॉपर्टीज, राइट। नाउ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उसकी प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं रहती, देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइनाइड बहुत हार्मफुल है, ओके, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में साइनाइड कुछ कर नहीं सकता, okay? तो यहाँ पे इवन कुछ करना तो बहुत दूर, साइनाइड की केमिकल टेस्ट करेंगे तो भी ये पॉजिटिव नहीं आती इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, ओके। तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट्स पे इसकी कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं रहती, वेराज डबल सॉल्ट की रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन डबल सॉल्ट द मेटल एटम और आयन एग्जिबिट नॉर्मल वैलेंसी। तो यहाँ पे नॉर्मल वैलेंसी रहती है, जैसे आयन की +2 या +3 हो सकती है उस हिसाब से। वेयर एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में
द नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस और मॉलिक्यूलर सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल आयन इज बियॉन्ड इट्स नॉर्मल वैलेंसी। मतलब यहाँ पे नॉर्मल वैलेंसी के भी आगे कुछ वैलेंसी दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल इसी कॉम्प्लेक्स में देखो, आयन के कॉम्प्लेक्स में साइनाइड, वो भी 6 साइनाइड कनेक्टेड है। आयन की वैलेंसी मैक्सिमम देखा जाए तो +2 नहीं तो +3, ठीक है। तो मैक्सिमम +3 तो मतलब 3 साइनाइड कनेक्ट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6 हो गए हैं। सो बियॉन्ड इट्स लिमिट ये बॉन्ड बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस है डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। और एक डिफरेंस जो एकदम बेसिक है, यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ऐसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं, इस टाइप के ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, वेराज डबल सॉल्ट को जैसे जब भी लिखते हैं ना तो कुछ इस हिसाब से लिखते हैं। देखो FeSO4 डॉट एंड देन FeCl3, कुछ ऐसे तरह से ये डॉट से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। डबल सॉल्ट, दो सॉल्ट्स एक दूसरे के सरफेस पे एडसॉर्ब रहते हैं। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ूंगा अभी। नहीं है कोई डाउट, चलो ठीक है। डबल सॉल्ट और सिंपल सॉल्ट डिजॉल्व्स इन लिक्विड एंड फॉर्म्स आयंस। तो ये तो हमें मालूम है ना, सिंपल सॉल्ट या डबल सॉल्ट, NaCl ले लो, जैसे वाटर में डाल दोगे क्या होगा, Na+Cl-, मतलब ये अपने अपने आयंस बनाते हैं, ठीक है। Cl- अपने अपने आयंस बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये अपने अपने आयंस नहीं बनाते, मतलब पूरा डिसोसिएशन में जाते। whereas complex compound after dissociation also exist as a complex form, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो है ये डबल सॉल्ट का कंपाउंड है, K2SO4 ये एक सॉल्ट एंड Al2SO4 थ्राइस ये दूसरा सॉल्ट है, ये डबल सॉल्ट है, ठीक है। वाटर सॉल्ट नहीं होता, तो इसको ट्रिपल सॉल्ट समझने की गलती ना करना, ओके। तो ये डबल सॉल्ट है, और जैसे आप उसको वाटर में डाल दोगे तो रिस्पेक्टिव आयंस बन जाएंगे इसके, देख सकते हो। वेरस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अगर आप वाटर में डाल दो तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो हमारा ये है ना जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में भी एज इट इज है और लिक्विड स्टेट में भी एज इट इज है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कभी भी डिसोसिएशन में नहीं जाता। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की खुद की आइडेंटिटी सॉलिड में भी रहती है एंड लिक्विड में भी रहती है। मैं रिपीट करता हूँ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की खुद की आइडेंटिटी सॉलिड में भी रहती है एंड लिक्विड में भी रहती है, वे डबल सॉल्ट की नहीं रहती। नेक्स्ट पॉइंट इज अल्फ्रेड वार्नर्स थ्योरी। तो हमें बुक में जो नाम है अल्फ्रेड, तो ये नाम नहीं लिखा है उन्होंने, वार्नर्स थ्योरी ये कॉमन थ्योरी वहाँ पे यूज़ की गई, ठीक है। वार्नर्स थ्योरी, एक मिनट ना यहाँ पे, हाँ मुझे ये डायग्राम चाहिए, इसके बिना मैं वार्नर्स थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। एक मिनट दे दो अभी, वार्नर्स थ्योरी। तो वार्नर थ्योरी अब देखो क्या है और क्या क्या ये करना है यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को दो वैलेंसी रहती है, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, दोनों वैलेंसी रहती है, ठीक है। एक पॉइंट हो गया। बाइनरी कंपाउंड्स हैविंग ओनली वन वैलेंसी। तो बाकी के कंपाउंड्स को एक ही वैलेंसी रहती है, डबल सॉल्ट की और बाकी सॉल्ट के लिए भी एक ही वैलेंसी रहती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को दो। Primary valencies are ionizable and corresponds to the number of charge on the complex ion. प्राइमरी वैलेंसी ये आयोनाइजेबल रहती है। फॉर एग्जांपल इस कॉम्प्लेक्स को अगर मैं लिखूं तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे CO एंड अमोनिया कितने हैं, NH3, ये 3+3 6 अमोनिया है, ब्रैकेट क्लोज्ड एंड देन 3 क्लोरीन माइनस, तो क्लोरीन माइनस तो इसके बाद आएंगे Cl3, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसीज मतलब ऐसे वैलेंसीज अगर सर आवाज ब्रेक होती। आवाज ब्रेक हो रहा है, बाकी लोगों को भी कंटिन्यू आवाज नहीं आ रहा है क्या, मुझे बताइए तो, आवाज कंटिन्यू। नाही सर. सर आता काय झालं? एक मिनट हा.
एक मिनट स्पीड तो अच्छी खासी है। एक मिनट क्रॉस चेक कर रहा हूँ। चलो कंटिन्यू करते हैं, अगर प्रॉब्लम आए तो बता देना बीच में। सो हम वार्नर्स थ्योरी को स्टार्ट किया था हमने। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे आर हैविंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दो वैलेंसीज उसमें रहती है, एक ये पॉइंट हो गया था। बाकी कंपाउंड सॉल्ट वगैरह को एक ही वैलेंसी रहती है, ठीक है, ये एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मैंने इसको एक फॉर्म में, मतलब जो हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्म लिखते हैं ना, उस फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया था, कोबाल्ट NH3, वो भी 6 टाइम, क्योंकि 6 NH3 है ना यहाँ पे, देन ब्रैकेट क्लोज, एंड देन क्लोरीन, देखो 3 क्लोरीन है और ये सर्कल के बाहर है क्लोरीन, तो Cl3, ऐसे मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिखा। नाउ दो वैलेंसीज, एक प्राइमरी दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसीज किसे कहते हैं? प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल वैलेंसीज, मतलब अगर इस कॉम्प्लेक्स को आप आयंस में डाल दो, मतलब वाटर में डाल दो, ठीक है, तो ये डिसोसिएशन हो जाएंगे एंड प्राइमरी वैलेंसी से जो 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 कनेक्टेड है वो डिसोसिएट हो जाएंगे। प्राइमरी वैलेंसी से जो जो एटम्स कनेक्टेड है वो डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी से क्लोरीन कनेक्टेड है और वो भी 3 क्लोरीन कनेक्टेड है, ओके। तो ये 3 क्लोरीन कनेक्ट, एक क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, तो ऑब्वियसली कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी हो गई 3, क्योंकि उसने 3 क्लोरीन के साथ कनेक्शन किया है या 3 बॉन्ड बनाए हैं, ओके। तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसीज, जो कि आयोनाइजेबल होती है, ओके, एंड करस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। अगर यहां से नहीं पता चलता है और अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल CO, यहाँ से क्लोरीन चला गया सपोज, तो कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? तो ऑब्वियसली NH3 6 टाइम्स ब्रैकेट क्लोज, एंड ऊपर यहाँ पे चार्ज आएगा 3+, ओके। तो 3+ चार्ज का मतलब ये हुआ, इसके बेसिस पे एंड लिगैंड का यूज करके हमें इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का चार्ज निकालना है, जो आएगा प्राइमरी वैलेंसी, ओके। सेंट्रल मेटल आयन पे जो चार्ज है वो आएगा प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी दो तरीके से, मतलब दोनों का मतलब तो एक ही है, एक तो नंबर ऑफ आयंस जो बाहर जा रहे हैं, या फिर इस पे कौन सा चार्ज है, ठीक है। इसके बेसिस पे हम प्राइमरी वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, एकदम सिंपल सा पॉइंट। नाउ सेकंड चीज, secondary valencies correspond to the valencies between metal ion towards ligand in the formation of complex। तो मेटल, ये वाला मेटल आयन एंड लिगैंड, कितने लिगैंड इसको कनेक्टेड है, ओके। इसके बीच में जो बॉन्ड है ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं उसके बेसिस पे हम सेकेंडरी वैलेंसीज को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसीज अब उसी इसमें CONH3 6 टाइम्स, तो यहाँ पे ये जो 6 है ना, ये सेकेंडरी वैलेंसी हो गई, ओके। वेयर एज Cl3 था, ये 3 प्राइमरी वैलेंसी, जो ब्रैकेट के बाहर है वो प्राइमरी वैलेंसी, जो ब्रैकेट के अंदर है वो सेकेंडरी वैलेंसी हो गई, ठीक है। नाउ सेकेंडरी वैलेंसी कभी भी आयोनाइजेबल नहीं रहती, मतलब इसके आयंस नहीं बन सकते, ओके, इसके आयंस नहीं बन सकते, दे आर नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसीज। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑल्सो फॉर्म वेरिएबल शेप्स, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के भी अलग अलग शेप्स होते हैं, ये एक पॉइंट हुआ, मतलब ये सारे पॉइंट्स हुए। नाउ इंपॉर्टेंट चीज, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स, मतलब एटम्स, आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, कोई भी हो, फिर वो कोई भी हो, ओके। तो वो एलिमेंट, एटम या ग्रुप ऑफ एटम अपनी अपनी जो इंडिविजुअल टेंडेंसी होती है या इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है उसको लूज कर देता है, ओके। इसका दूसरा मतलब यह है कि इस रिएक्शन में अगर आप NH3 के लिए टेस्ट करना चाहो तो आपको टेस्ट पॉजिटिव कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि NH3 को, जो कि जिसने जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में है, उसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है, तो वहां पे प्रेजेंट होते हुए भी वो हमें उसका प्रेजेंस नहीं दिखाएगा या दिखा नहीं सकता, ठीक है। ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर होता है, मतलब ब्रैकेट के अंदर होता है। क्लोरीन यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर है, ओके। तो आप क्लोरीन की टेस्ट करोगे तो पॉजिटिव आएगी, क्लोरीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर नहीं है, बाहर है, तो वो उसका प्रेजेंस दिखाएगा। वेरएज अमोनिया या कोई भी लिगैंड हो, सिर्फ अमोनिया नहीं, कोई भी लिगैंड हो, अगर वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर है, ओके, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी से बाउंडेड है, तो वो अपनी खुद की प्रेजेंस दिखा नहीं सकता, मतलब खुद की आइडेंटिटी उसने लूज कर दी, ओके। तो मैंने आइडेंटिटी के लिए दो सेंटेंस यूज की, फर्स्ट सेंटेंस कॉम्प्लेक्स के आइडेंटिटी एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एटम, आयन और ग्रुप ऑफ एटम है उनके लिए,
ओके, तो मैं दोनों को अभी रिवाइज करता हूँ। फर्स्ट मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट एज वेल एज लिक्विड स्टेट में एज इट इज रखता है, मतलब दिखाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी सॉलिड एंड लिक्विड में दिखाता है, ठीक है। वेयर एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो एटम्स और आयंस प्रेजेंट है जो कि सेकेंडरी वैलेंसी से कनेक्टेड है, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, ठीक है। उनकी खुद का एक आइडेंटिटी कुछ नहीं रहती, वो टेस्ट नहीं देते। ओके, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन जो वार्नर्स थ्योरी में पूछा गया या बताया गया था वार्नर्स थ्योरी में, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हमें थोड़ा सा अभी स्टडी भी करना है, ये कैसे आया, क्या आया, ये सारी चीजें। इस पे किसी को कोई डाउट? नहीं सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेरिमेंट रिजल्ट एंड कंक्लूजन। मतलब वार्नर थ्योरी ने ये जो सारी चीजें बताई, ये कौन से एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बताई, और इस पे बहुत बार क्वेश्चन भी आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जोड़ के या बाकी चीजों को जोड़ के इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। नाउ सिंपल सी चीज देखो, सॉल्यूशन में क्लोरीन प्रेजेंट है कि नहीं, ब्रोमीन प्रेजेंट है कि नहीं, तो ये से फाइंड आउट कैसे किया जाता है? तो इसको टेस्ट के थ्रू फाइंड आउट करने के लिए AgNO3 सॉल्यूशन के साथ उसको रिएक्ट किया जाता है, AgNO3, ठीक है। जब भी ऐसी AgNO3 या बाकी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करे तो ये Ag हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके प्रेसिपिटेट बनाता है, AgCl प्रेसिपिटेट बनाता है। अगर सॉल्यूशन में क्लोरीन प्रेजेंट है तो AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। जितने ज्यादा क्लोरीन उतने ज्यादा प्रेसिपिटेट बनेगा, जितना कम क्लोरीन उतना कम प्रेसिपिटेट बनेगा। ओके, तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट कि हम ढूंढते कैसे हैं AgCl को, तो रिएक्शन के थ्रू ढूंढ रहे हैं, ये तो पहली बात, रिएक्शन के थ्रू हम उसको ढूंढ रहे हैं। ओके, और हम आराम से निकाल सकते हैं कि AgCl कितने बने, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, कितने मोल AgCl बने ये हम ढूंढ सकते हैं। ओके, नाउ पहले हमने क्या किया कि पहले ये कंपाउंड हमने 1 मोल लिया, ये कंपाउंड, ठीक है, और उसमें हमने एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 डाल दिया, एक्सेस अमाउंट, ठीक है। अब हमें मालूम है AgNO3 जब भी रिएक्ट करेगा तो Ag क्लोरीन को लेके प्रेसिपिटेट बनाएगा, जो हम गिन सकते हैं उसको, ठीक है। मेथड बहुत अलग अलग है, उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन उसको हम गिन सकते हैं, आराम से गिन सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये Ag ने रिएक्ट किया और हमें ऐसे मिला कि जब भी हम 1 मोल रिएक्ट करते हैं तो हमें 3 मोल्स AgCl के मिलते हैं, AgCl के 3 मोल्स मिलते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि CONH3 6 टाइम्स ये कॉम्प्लेक्स है, एंड कॉम्प्लेक्स के बाहर कितने अमोनिया है, तो 3, सॉरी, बाहर के कॉम्प्लेक्स के बाहर कितने क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन है, क्योंकि अगर वो बाहर है तभी तो वो Ag के साथ रिएक्ट कर पाएंगे। ओके, अगर बाहर नहीं होते तो ये कंपाउंड नहीं बना सकते, मुझे मतलब AgCl नहीं बना सकते, ठीक है। एक पॉइंट। नाउ सेकेंड हमने कंपाउंड लिया जिसका केमिकल फॉर्मूला ये था COCl3.5NH3, ओके, 5NH3, ये उसका केमिकल फार्मूला था। हमें मालूम नहीं है कि एक्चुअली उसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन सा फॉर्मूला है, लेकिन जब भी हम AgNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें AgCl के सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। इसका मतलब आउट ऑफ 3, 2 क्लोरीन्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बाहर है, ओके, एंड एक क्लोरीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर है। तो कंपाउंड ऐसे बना NH3, ओके, कितने हैं 5, तो यहाँ पे 5, एंड बाद में क्लोरीन, ये हुआ कॉम्प्लेक्स, एंड देन 2 क्लोरीन कॉम्प्लेक्स के बाहर, ओके, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स बना, राइट। तभी तो हमें 2 मोल्स ऑफ AgCl मिला। उसी हिसाब से हमने तीसरा कंपाउंड लिया, तीसरे कंपाउंड के साथ हमने AgNO3 के साथ रिएक्शन की, हमें 1 मोल AgCl मिला। 1 मोल AgCl मतलब आउट ऑफ 3 क्लोरीन एक ही क्लोरीन बाहर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से फाइंड आउट हुई। सेम एज हमने ये भी कंपाउंड लिया। अब दोनों कंपाउंड में सिर्फ कलर चेंज उतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ओके, कलर चेंज ही डिफरेंस है। वहां पे भी हमें एक ही AgCl मिला, मतलब एक ही क्लोरीन बाहर है, ठीक है। यही चीजें हमने यहाँ पे टेबल में उन्होंने रिप्रेजेंट की। तो उनका कहने का मतलब ये था कि CO पहले कंपाउंड में जब 3 AgCl मिला तो 3 क्लोरीन बाहर है, कॉम्प्लेक्स के बाहर 3 क्लोरीन है, ठीक है। दूसरे में 2 AgCl मिला, मतलब कॉम्प्लेक्स के बाहर 2 क्लोरीन है। यहाँ पे 1 मोल AgCl मतलब कॉम्प्लेक्स के बाहर 1 क्लोरीन है।
एंड यहाँ पे 1 मिला, मतलब यहाँ पे भी 1 क्लोरीन बाहर। ओके, तो ये चीजें पता चलती है ना। हमने सॉल्यूशन चैप्टर देखा है जिसमें आई फैक्टर फाइंड आउट किया था, वेंट ऑफ फैक्टर, मतलब कितने आयंस बनेंगे। ओके, आइदर उसका स्टडी करो, नहीं तो इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कितने बनेंगे, चार्जेस कितने बनेंगे। तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स का ये एक चार्ज, मतलब ये एक आयन, ठीक है, प्लस 3 क्लोरीन के 3 आयंस। तो इलेक्ट्रोलाइट में 1+3 या 1:3 बोल सकते हो, या 1+3। आई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 4 आएगी, ठीक है, यहाँ पे 4। या फिर इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे तो 1:3 इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स का 1 इलेक्ट्रोलाइट प्लस 3 बाकी क्लोरीन आयंस के इलेक्ट्रोलाइट। उसी हिसाब को अगर हम कंटिन्यू करें तो 1:2, क्योंकि 2 क्लोरीन है, देन 1:1, ओके, देन अगेन 1:1। तो ये चार्ज का रेशियो है, कॉम्प्लेक्स चार्ज का नहीं बोल सकते, आयंस का रेशियो है। कॉम्प्लेक्स एक आयन हुआ, हम चार्ज को नहीं देख रहे, कॉम्प्लेक्स एक आयन हुआ और दूसरे क्लोरीन के आयंस हो गए, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट एंड उसका कंक्लूजन के बारे में ना। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कुछ टर्मिनोलॉजीज, कॉमन टर्मिनोलॉजीज यूज किए जाते हैं, तो उसको हमें देखना है क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है सेंट्रल मेटल एटम। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एटलीस्ट, वर्ड को याद रखना, एटलीस्ट ना, एक से ज्यादा हो सकता है, एटलीस्ट 1 मेटल एटम रहता है जिसको हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, या न्यूक्लियर एटम भी कहते हैं उसको, ठीक है। न्यूक्लियर एटम क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस एटम, एटलीस्ट 1 होता है, 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। सेकंड, कॉम्प्लेक्स आयन किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन ना, मतलब ये जो बनेगा ना, ये वाला पार्ट, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक है। इट इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड रेडिकल which is formed by combination of simple cation with one or more neutral molecules, मतलब एक cation central metal atom and one or more neutral molecules or simple anions or in case some positive groups, मतलब ligand basically क्या है, एक central metal atom and ligand के through जो भी charged radicals बनते हैं, charged particles, उसको हम कहते हैं complex compound, ठीक है। ligands किसे कहते हैं? ligands दे आर न्यूट्रल और आयंस, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज या फिर न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है, अटैच टू सेंट्रल मेटल आयन आर कॉल्ड लिगेंड। तो सेंट्रल मेटल एटम को, जो एटम आयन आयन मतलब कैटन आयन जो सेंट्रल मेटल एटम को कनेक्टेड है कॉम्प्लेक्स में, उसको हम लिगेंड कहते हैं। इसको और डिफाइन कर दे तो बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे कनेक्ट करना चाहिए। नाउ यहाँ पे अब 1 by 1 सीक्वेंस है, मोनोडेंटेड लिगैंड, पॉलीडेंटेड लिगैंड, ये हम देखेंगे अभी धीरे धीरे क्या है। मोनोडेंटेड, मोनो मतलब 1, डेंटेड मतलब एक ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। डेंटेड मतलब दांत मत पकड़ना, तो एक दांत वाला ऐसे मत पकड़ना, एक बॉन्ड बनाने वाला ऐसे पकड़ो उसको। सो मोनोडेंटेड लिगैंड्स, वन डोनर साइड ओनली, ओके। और ये जो सारे हैं ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की ताकत रखते हैं, याद रखना इस चीज को, ठीक है, जो भी है वो। और उसको भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, नेगेटिव लिगेंड्स, पॉजिटिव लिगेंड एंड ऑब्वियसली न्यूट्रल लिगेंड्स, ओके। तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हो कि हैलोजेंस होंगे तो उसको हम हेलो, ये वर्ड यूज करते हैं, हेलो। OH माइनस, ये भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है तो उसको हाइड्रोक्सो कहते हैं, ठीक है। साइनो, ऑक्सो, तो आपने तो एक ये किया ही होगा कि लास्ट में O आ रहा है, ठीक है। अगर निगेटिव लिगैंड है, निगेटिवली चार्ज, देखो निगेटिवली चार्ज लिगैंड है तो लास्ट में हम O लिखते हैं, ओके। एमिडो, सल्फिडो, थायोसाइनेटो, ओके, परॉक्सो, एसिटो, नाइट्रेटो, थायोसल्फेटो, नाइट्रिटो, कार्बोनेटो, सल्फेटो। तो जब भी निगेटिवली चार्ज लिगैंड रहेगा तो हम उसके लास्ट में O लिखते हैं। अभी इसके बाद हमें IUPAC भी देखना है। न्यूट्रल लिगैंड एज इट इज लिखते हैं हम उसको, मोस्ट ऑफ द केसेस में एज इट इज ना। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बोनिल, PH3, फॉस्फिन, नाइट्रोसिल, ओके, NO नाइट्रोसिल। ये अमोनिया है तो उसको हम अमीनेटो कहते हैं। तो ये तो आप मतलब एक्सेप्शन की तरह देख सकते हो। H2O एक्वा, ओके, एंड देन
ये C5H5 मतलब ये पिरिडीन है, सॉरी पिरिडीन है। ये कंपाउंड ही अलग है, इस टाइप का कुछ कंपाउंड रहता है जहाँ पे एक नाइट्रोजन है, ठीक है, तो ये पिरिडीन PY लिखते हैं उसको जनरली। नेक्स्ट कैटायनिक या पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, NO2 प्लस होगा, नाइट्रोनियम, एंड ये NH2 अगेन NH3 विथ पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजीनियम, NO पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोसोनियम। तो ये कुछ नाम है, इतने सारे तो यूज नहीं करने पड़ते, कॉमन बहुत मतलब आप इसको पढ़ोगे तो कॉमन आपको याद वैसे भी रह जाएंगे, उसमें कोई बहुत ये नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज बाइडेंटेड लिगेंड्स। बाय मतलब दो, डेंटेड मतलब साइड्स, ठीक है, 2 डोनर साइड्स यहाँ पे प्रेजेंट है ना। यहाँ पे देखो ये एक NH2 एंड ये NH2 दो ग्रुप है ना, ये दो बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, तो बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। नाम देखा जाए तो इथिलीन, ये वाला इथिलीन डायमाइन, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम EN लिखते हैं, ओके। ये बहुत बार यूज होता है EN, याद रखना इस चीज को, EN का मतलब सिंपल बहुत बार ऐसे भी लिखा जाता है NH2 एंड NH2, ये EN है, दिस वन, ये EN है, ठीक है। नेक्स्ट वन ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो भी बाइडेंटेड लिगैंड, यहाँ पे यहाँ से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है ऑक्जेलेटो, ओके। वेयर एज इसी हिसाब से DMG, OMG का मॉडिफाइड वर्जन, डाइमिथाइल ग्लाइक्सो, क्या है ये, अच्छा ग्लाइक्सीमेटो, डाइमिथाइल ग्लाइक्सीमेटो, ये कंटिन्यू मुझे समझ में नहीं आया, चलो ठीक है। DMG, यहाँ पे ऑब्वियसली ये एक डोनर एटम है और यहाँ पे ये एक डोनर एटम, फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है जो बाइडेंटेड लिगेंड बनाता है, ये दो ज़्यादा कॉमन है, एंड सेकंड ये ग्लाइसिल ज़्यादा कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो डोनर एटम, यहाँ से एक बॉन्ड बना सकता है, यहाँ से ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद ट्राइडेंटेड भी है डाइथिलीन, तो यहाँ पे आप 3 आयंस को ऐसे ही देख सकते हो। टेट्राडेंटेड भी होते हैं, ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट हेक्साडेंटेड भी होते हैं। हेक्सा मतलब 6, तो 6 डोनर एटम से EDTA उसका एग्जाम्पल है। EDTA का फुल फॉर्म देख सकते हो ना, EDTA का फुल फॉर्म में स्ट्रक्चर के साथ आपको अभी बता रहा हूँ। इथिलीन, तो ये रहा हमारा इथिलीन, ठीक है। डायमाइन, तो ये रहा हमारा 2 अमाइन ग्रुप डायमाइन। टेट्रा एसिटिक एसिड, तो 1 2 3 4 टेट्रा एसिटिक एसिड, इससे निकलता है EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, EDTA, ठीक है ना। ये तो हेक्साडेंटेड लिगैंड है, कैसे फाइंड आउट किया, तो ये एसिटिक एसिड हर जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4, 4 हो गए, एंड देन अमाइन, अमाइन ग्रुप मतलब ये 2 ग्रुप, तो ऐसे 6 साइड्स है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो इसको हम हेक्साडेंटेड कंपाउंड कहते हैं, हेक्साडेंटेड लिगैंड। नेक्स्ट पॉइंट चिलेटिंग लिगैंड, एंड उसके आगे एम्बिडेंटेड लिगैंड होता है ना। चिलेटिंग लिगैंड किसे कहते हैं, व्हेन पॉलीडेंटेड लिगैंड्स बाइंड टू द सेंट्रल मेटल आयन they form a ring called chelate and the ligand is referred as chelating ligand। मतलब पॉलीडेंटेड लिगैंड, सपोज ये मेटल है और ये लिगैंड है, लेकिन ये पॉलीडेंटेड है, मतलब 2 डेंटेड है सपोज, तो यहाँ पे एक इसने यहाँ पे कनेक्शन किया, एक यहाँ पे ऐसे कनेक्शन किया, तो इस लिगैंड को हम कहेंगे चिलेटिंग लिगैंड, ओके। एग्जाम्पल के हिसाब से बता दूं, अभी हमने एक कंपाउंड देखा था, ये एक लिगैंड था इथिलीन डायमाइन, EN से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है, और उसने एक 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनाई है, ओके, 5 मेंबर रिंग आप दिख सकते हो, 5 मेंबर रिंग बनाई, तो इसको हम कहेंगे चिलेटिंग लिगैंड, क्योंकि उसने एक राउंड बनाया, एक सर्कल बनाया, या एक क्या कहेंगे उसको, रिंग कंपाउंड बनाया, उसको हम कहेंगे चिलेटिंग लिगैंड, ठीक है। ये सिर्फ पॉलीडेंटेड ही बना सकते हैं, मोनोडेंटेड कभी रिंग नहीं बना सकते, तो पॉलीडेंटेड लिगैंड ही सिर्फ रिंग बना सकते हैं, और रिंग बनाएंगे तो उसको हम चिलेटिंग लिगैंड कहेंगे। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एम्बिडेंटेड लिगैंड। सो कुछ लिगैंड्स ऐसे होते हैं जहां पे एक नहीं तो 2 बाइंडिंग साइट्स होते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एम्बिडेंटेड लिगैंड।
लेकिन एक टाइम पे एक ही एटम बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है पॉलीडेंटेड में एंड एम्बीडेंटेड लिगैंड में। तो पहले तो थ्योरी देख लेते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा दूंगा। A ligand which possesses two donor atoms but in forming complex it utilizes only one atom depending on the conditions and the type of complex। तो लिगैंड के पास तो दो डोनर एटम प्रेजेंट होंगे, लेकिन बॉन्ड तो ये एक ही के साथ बनाएगा, ठीक है। एक ही लिगैंड को या एक ही एटम को यूज करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ओके। पॉलीडेंटेड दो बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड एक्सेट्रा, तो 2 3 4 उस हिसाब से। एम्बिडेंटेड एक ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये दोनों एटम प्रेजेंट रहते हैं कि वो बॉन्ड बना सकता है। फॉर एग्जांपल कोई एक मेटल है, इसी का एग्जांपल ले लो NO2, तो यहाँ पे NO2 नाइट्रोजन बॉन्ड बना सकता है, एंड सेकेंड केस में N के साथ ONO मतलब ऑक्सीजन बॉन्ड बना सकता है। तो मॉलिक्यूल तो एक ही है ना, मॉलिक्यूल एक ही है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया है, ठीक है। तो अलग अलग एटम्स ने बॉन्ड बनाए, तो इसको हम कहते हैं, इस लिगैंड को हम कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगैंड। तो नाइट्रो उसका एग्जांपल, या नाइट्रीटो उसका एग्जांपल, साइनो या आइसोसाइनो, थायोसाइनाइड या आइसोथायोसाइनाइड, ये उसके एग्जांपल्स है। थायो, आइसोथायो, ये एम्बीडेंटेड लिगैंड के एग्जांपल्स है, ठीक है। किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? यस कृष्णा। सर चिलेटिंग बोलो ना एक बार। चिलेटिंग, अच्छा अच्छा, चिल चिल बताता हूँ। ओके, चिलेटिंग का कुछ भी नहीं मतलब, चिलेटिंग जो हमारे एक तो चिलेटिंग के लिए पॉलीडेंटेड लिगैंड चाहिए एक फर्स्ट, ठीक है। एंड मेटल में पॉलीडेंटेड लिगैंड, अब ये मैंने जो एग्जांपल लिया था वो इसका था, NH2, ये CH2 एंड NH2। तो एक तो पॉलीडेंटेड लिगैंड होना चाहिए, और वो एक ही मेटल को अगर बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे एक रिंग फॉर्मेशन हुआ ना, ठीक है, एक रिंग फॉर्मेशन हुआ, राइट। लिगैंड एक ही है, ये वाला लिगैंड एक ही है, ओके, ओनली वन लिगैंड है, लेकिन पॉलीडेंटेड है, और उसने मेटल के साथ मतलब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना के या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना के एक रिंग का फॉर्मेशन किया है, तो उसको हम कहते हैं चिलेटिंग लिगैंड, जो रिंग का फॉर्मेशन करे। तो फर्स्ट कंडीशन, एक तो लिगैंड पॉलीडेंटेड होना चाहिए तभी रिंग बनाएगा। तो ये अगर रिंग बनी है, देखो यहाँ पे एक रिंग बनी है, ठीक है। अगर रिंग बनता है, कोई भी लिगैंड अगर रिंग बनाता है तो उसको हम कहेंगे चिलेटिंग लिगैंड, ओके। कुछ भी नहीं बाकी, रिंग तो बनाना चाहिए। तो एग्जांपल ये देखो, इसको हम चिलेटिंग लिगैंड कहेंगे, EN, ये चिलेटिंग लिगैंड है, ये चिलेटिंग लिगैंड, रिंग बनाया ना, राइट, रिंग बनाया। इसको नहीं कहेंगे चिलेटिंग लिगैंड, ये चिलेटिंग नहीं, ये चिलेटिंग नहीं, ये नहीं चिलेटिंग, ठीक है। तो चिलेटिंग लिगैंड मतलब रिंग बनानी चाहिए उसमें, तो ये सारे चिलेटिंग लिगैंड्स है। EN जो है ना वो चिलेटिंग लिगैंड है। देन दूसरे अगर कुछ कंपाउंड्स आपको स्ट्रक्चर अगर इसमें होंगे, तो अभी तो नहीं दिखाई दे रहे शायद, नहीं है अभी। हाँ अब ये देखो, ये देखो, एक ही है ना, ये पूरा मॉलिक्यूल, बाहर का मॉलिक्यूल एक ही है, हीमोग्लोबिन पूरा, ठीक है, हीमोग्लोबिन है, हाँ हीमोग्लोबिन है। तो यहाँ पे ये चिलेटिंग लिगैंड हो गया, ये पूरा, ये जो लिगैंड है चिलेटिंग लिगैंड, क्योंकि एक तो रिंग बनानी चाहिए, देखो ना हर जगह पे रिंग है, हर जगह पे रिंग है, ठीक है। तो ये चिलेटिंग लिगैंड हो गया। या फिर आप दूसरे कंपाउंड देखो, ये चिलेटिंग लिगैंड हो गया। कंसेप्ट क्लियर? हाँ सर। और कोई डाउट किसी को? नहीं है? तो अभी तक जो हमने देखा है ना, उसको मैंने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इस डायग्राम में मैंने रिप्रेजेंट किया है जो भी हमने इसको देखा है। एक होता है सेंट्रल मेटल आइटम, बाकी जो कॉम्प्लेक्स के अंदर होते हैं उसको सारा सबको हम कहते हैं लिगैंड्स, और लिगैंड का जो नंबर है, मतलब जितने बॉन्ड बनाए उसके हिसाब से, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर।
कोऑर्डिनेशन नंबर, जितने सेकेंडरी बॉन्ड बनाए उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, याद रखना इस चीज को। इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो यही बस बेसिक सी चीजें हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं ना। लिगैंड विद सेंट्रल मेटल आयन इज केप्ट इन स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में रखा ही गया है उसको। रिटेन्स इस आइडेंटिटी, square bracket retains its identity in same form is called as coordination sphere। तो ये अपनी कॉम्प्लेक्स, एज अ कॉम्प्लेक्स ये खुद अपनी आइडेंटिटी रिटेन करता है जो इस ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। ये पूरा मॉलिक्यूल अपनी आइडेंटिटी रिटेन करता है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, जो कि नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हेमिलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक, आयन स्फीयर, ये सारी चीजें क्लियर। ये पूरे हैं टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज हो गए, कंसेप्ट्स हो गए बेसिकली जो यूज किए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रूल्स टू राइट द फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, देखो हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अब हम ये जो पढ़ रहे हैं ना, बेसिकली ये जीरो से पढ़ रहे हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जीरो से पढ़ रहे हैं, ओके। तो सारी चीजें आपके 12th में डाली गई है, क्योंकि ये एक पूरा अलग टाइप का क्लास है केमिकल कंपाउंड का, ओके। तो मैंने इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिस्ट की है, अगर आपको टाइम मिले तो एनसीईआरटी बुक में से इसको अच्छे से एक बार एटलीस्ट पढ़ लेना, इस रूल्स को एज वेल एज आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर को, ठीक है। क्योंकि मैं जो नॉमेनक्लेचर लेके आया हूँ और ये जो रूल्स लेके आया हूँ वो बहुत शॉर्ट लिस्ट मैंने किए है, शॉर्ट में लेके आया हूँ उसको। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल्स टू राइट फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। फर्स्ट द सेंट्रल मेटल आइटम इज लिस्टेड फर्स्ट, तो ब्रैकेट में पहले तो सेंट्रल मेटल आइटम लिखा जाएगा। द लिगैंड्स आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो लिगैंड तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो दूसरा ये हुआ, रूल हुआ। द फॉर्मूला ऑफ द एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी वेदर चार्ज्ड और नॉट इज एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में आना चाहिए, ओके। ये सारी चीजें स्क्वायर ब्रैकेट में। दीज देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन लिगैंड्स, तो लिगैंड्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, मतलब ये यहाँ पे एक NH3 लिखा, NO2 लिखा, नो स्पेस। एंड द मेटल आइटम विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो मेटल के बीच में भी कोई स्पेस नहीं रहनी चाहिए। मेटल L1 L2 ब्रैकेट क्लोज, इस पे चार्ज होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। व्हेन द फॉर्मूला ऑफ चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज टू बी रिटर्न, मतलब चार्ज अगर होगा तो विदाउट दैट द काउंटर आयन द चार्ज इज इंडिकेटेड आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट एज द राइट सुपरस्क्रिप्ट। मतलब अगर ये लिखा है सपोज क्लोरीन है, तो क्लोरीन पे तो चार्ज रहता है ना, निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आपको नहीं लिखना है, ओके। तो इसका ये पूरा कैलकुलेशन करके, पूरा इसका कैलकुलेशन करके बाहर आपको चार्ज लिखना है, अंदर चार्ज नहीं लिखना है, ठीक है। अगर लिगैंड पे चार्ज है भी या मेटल पे चार्ज है भी, तो आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर नहीं लिखोगे, आपको कभी ऐसे नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको ये पूरा न्यूट्रल करके बाहर निकला पड़ेगा चार्ज, मतलब कैलकुलेशंस करके बाहर निकला पड़ेगा, लिखना पड़ेगा चार्ज outside the square bracket as to the right superscript with the number before the signal साइन के पहले नंबर। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, COCN साइनेड है ना, एंड देन इस पे 3 माइनस चार्ज, साइनेड पे निगेटिव चार्ज रहता है, यहाँ पे नहीं लिखा, बाहर लिखा पूरा कैलकुलेशन करके, ठीक है। वाटर पे चार्ज नहीं होता तो कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन क्रोमियम पे चार्ज, लेकिन अंदर नहीं लिखा, ये बाहर लिखा है, ओके। तो ये आपको सारी चीजें बाहर लिखनी पड़ेगी। द चार्ज ऑफ द कैटायन इज बैलेंस बाय चार्ज ऑफ एनायंस, कैटायन आयन का चार्ज बैलेंस भी करना है आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, साइनाइड पे -1 चार्ज रहता है, 6 साइनाइड -6, कोबाल्ट पे +3 चार्ज, तो ये +3 -6 अगर आप सॉल्ट आउट करोगे तो -3 बचेगा जो उन्होंने ऊपर लिखा है, तो ये आपको बैलेंसिंग भी करना पड़ेगा चार्ज के बारे में। तो दीज आर सम रूल्स कि हम लिखते कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिखेंगे कैसे, ओके। इस पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि आगे का पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है, नॉमेनक्लेचर। चलो कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर,
नॉमेनक्लेचर में देखो, फर्स्ट कैटायन नेम का, कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट, पहली बात। तो कैटायन का पहला नाम तो देना पड़ेगा। अब देखो कैटायन एनायन दो ये होते हैं ना, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे इसको कैसे दिखाऊं, एक मिनट दे दो, अभी मैं कोई एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। ओके, अच्छा कैटायन मतलब कौन सा चार्ज, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हाँ जी। तो जब भी कॉम्प्लेक्स के पहले, कॉम्प्लेक्स में अगर कैटायन हो, कॉम्प्लेक्स के बाहर ना कैटायन हो तो पहले लिखा जाता है पोटेशियम, और अगर एनायन हो तो बाद में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तो एक पहला रूल हो गया, कैटायन होगा तो पहले, एनायन होगा तो बाद में लिखा जाता है, ठीक है। ये राइटिंग का फॉर्मूले के हिसाब से। नॉमेनक्लेचर में भी अगर कैटायन प्रेजेंट है तो उसका नाम पहले आएगा, कैटायन का नाम पहले आएगा, ठीक है। कैटायन 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 है कि नहीं, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे इसका नाम नहीं है, नाम नहीं है, ठीक है, छोड़ो, फिलहाल भरोसा रखो। मैं कुछ नाम लेता हूँ इसके कुछ नाम लेता हूँ। ओके, ये तो हो गए कैटन्स के बारे में। ये जो मतलब पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं उसको हमें पहले नाम देना पड़ता है, ठीक है। और हमें ये भी नहीं बताना पड़ता कि वो कितने हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम है तो डाई पोटेशियम वगैरह नहीं लिखने पड़ते, सिर्फ पोटेशियम लिखना पड़ता है, ओके। एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, लिगैंड्स आर देन लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेट, एक मिनट, क्या कर रहा हूँ मैं। तो कैटन का पहले नाम दे दिया। नेक्स्ट, लिगैंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आपको रीअरेंज करने हैं फिर से, ओके। मतलब नॉमेनक्लेचर लिखने टाइम पे भी, ओके। नेम्स ऑफ द एनाइन लिगैंड्स, एनाइन लिगैंड्स एंड्स इन ओ। तो एनायनिक लिगैंड को हमने भी जब भी देखा था तो ओ से हमने उसको ये किया था, एंड किया था, ठीक है। एंड्स विथ ओ। दीज those of neutral and cationic ligands are the same except aqua, amine and carbonyl, carbonyl and nitrosyl। तो ये एक्सेप्शन को छोड़ के बाकी सब के लिए एंड कैटायनिक एंड एनायनिक आर द सेम, उसको भी सेम ही चीज करनी है, मतलब ऑक्सीजन के साथ, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। वाटर को एक्वा कहते हैं, NH3 को अमाइन कहते हैं, कार्बोनिल CO एंड नाइट्रोसिल, NO के लिए नाइट्रोसिल। तो ये एक्सेप्शन है, अदरवाइज सारे इसको एनायनिक लिगैंड अगर प्रेजेंट हो गए तो लास्ट में O आएगा, ठीक है, लास्ट में O आएगा। नेक्स्ट वन, प्रीफिक्स मोनो, डाई, ट्राई एक्सेट्रा आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगैंड्स। तो लिगैंड्स कितने हैं, सपोज Cl2 लिखा है तो डाई क्लोरो, ओके। NH3 लिखा है, NH3 मतलब अमाइन, तो डाई अमाइन, ओके। तो डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सारे प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं, ओके। मतलब लिगैंड का नाम लिखने से पहले, प्रीफिक्स मतलब पहले, लिगैंड के नाम के पहले। when the name of the ligand included a numerical prefix, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स अगर वहां पे प्रेजेंट होगा, ओके, then the term bis, tris, tetrakis are used, the ligand to which they referred being placed in parenthesis। अब इसका मतलब समझो। अगर सिर्फ ऐसे कंपाउंड रहता तो इसका नाम क्या होता, कोई बताएगा मुझे। इस कंपाउंड का नाम क्या, क्या देंगे, क्या बताएंगे, क्या लिखेंगे इस कंपाउंड का नाम, एनीवन। सिर्फ इसका कंपाउंड का नाम मुझे लिखना है, क्या लिखूंगा, टेट्रा क्लोरो, अच्छा पूरा लिखूं, पूरा लिखूंगा तो मैं सही, आपको पढ़ने में आएगा क्या। टेट्रा क्लोरो, तो मेरा
हैंड राइटिंग इतना खतरनाक आता है ना। ओके, तो टेट्राक्लोरोनिकेलन यहाँ पे रोमन में सेकंड लिखेंगे, ये हो गया इसका नाम, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम कब आती है, ये बेस ट्रिस टेट्राइज कब लिखना है, जब कोई एक लिगैंड है, ओके, और उस लिगैंड में भी नंबर है, ओके। अब नंबर है, अब इसको कैसे लिखोगे आप इसको, मतलब अगर ये बेस ट्रिस नहीं यूज करना है तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा। एक तो डाइक्लोरो हो गया, तो इसके तो बात खत्म हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं हमारे, ठीक है, इसके में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अगर हमें बेस ट्रिस वगैरह नहीं यूज करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, बाय देन ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, ऐसे थोड़ी ना लिख सकते हैं हम, बाय ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे, ठीक है। तो ये बाय ट्राई फिर से रिपीट हो रहा है ना, ओके। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए, सेपरेट आउट करने के लिए, अगर लिगैंड में ऐसे कुछ है कि नंबर आता है लिगैंड में, ओके, मतलब लिगैंड में बाय ट्राई टेट्रा ऐसे आता है, तो लिगैंड के बाहर जो भी होगा ना ये नंबर, इसके लिए हम बिस लिखेंगे या ट्रिस, अगर यहाँ पे 3 होगा तो हम ट्रिस लिखेंगे या टेट्रीज लिखेंगे, ठीक है। तो ये सबके लिए नहीं होता, एक लिगैंड एक बड़ा होना चाहिए, लिगैंड के अंदर एक कोई एटम पॉली स्टेट में, मतलब 2 3 4 स्टेट में होगा, तो ही हम इसको 20 ट्रिस लिखते हैं, अदरवाइज नहीं लिखते, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं, रिपीट करना है। समझा कि नहीं, यस नो बताओ। मुझे तो नहीं समझा, तू शायद कृष्णा का तू कुछ बोला लेकिन मुझे समझा नहीं, कृष्णा आवाज कट हो गई थी तेरी। सर रिपीट करो ना। अच्छा रिपीट, रिपीट एकदम। अच्छा रिपीट रिपीट, तो देखो, सपोज ये रूल है ही नहीं, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा ना, डाई डाई ट्राई, क्योंकि इसके लिए डाई लिखना पड़ेगा, इसके लिए ट्राई लिखना पड़ेगा, राइट। तो डाई ट्राई डाई ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ऐसे लिखना पड़ेगा ये, डाई ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, राइट। तो ऐसे नहीं लिखा जा सकता, मतलब ये डाई भी ट्राई भी तो कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब क्या डाई है क्या ट्राई है, ये प्रॉब्लम होती है, ओके। तो जब भी लिगैंड में ऐसे रहेगा कि लिगैंड में कुछ डाई ट्राई टेट्रा लिगैंड में ही है, वर्डिंग में ही है, उसके वर्डिंग में, उसके इसमें है डाई ट्राई या टेट्रा, लिगैंड में खुद में, तो उस लिगैंड का नंबर लिखने से पहले हम डाई ट्राई नहीं यूज करेंगे, फिर 20 ट्रिस यूज करेंगे, ओके। तो देखो, जहां तक अब ये क्लोरीन, क्लोरीन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं ना, एक सिंपल सा एक लिगैंड है ये, ठीक है, सिंपल सा लिगैंड, तो ये कोई ग्रुप ऑफ एटम तो नहीं है, सिर्फ एक अकेला क्लोरीन तो है, तो इसके लिए हम आराम से लिख सकते हैं कि बाइक्लोरो, सॉरी डाइक्लोरो, आराम से लिख सकते हैं डाइक्लोरो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, एक ही लिगैंड है क्लोरीन एटम, ओके। लेकिन ये ग्रुप ऑफ एटम है और इसमें फिनाइल 3 है ना, तो इसके लिए हम ऐसे नहीं लिख सकते, डाई देन ट्राई फॉस्फिल ट्राइफिनाइल एंड देन फॉस्फिन, ऐसे नहीं लिख सकते डाई ट्राई। तो ये जो बाहर का ग्रुप है इसको हमें 20 लिखना पड़ता है, 20 मतलब 2, 2 टाइम्स 20, एंड देन ब्रैकेट में जो लिगैंड होगा ये पूरा लिगैंड, तो पहले तो ये वर्ड आएगा ट्राई, ओके, देन फिनाइल एंड देन फॉस्फिन, तो 20 मतलब 2 टाइम्स, ये जो लिगैंड है ये 2 टाइम्स, ओके। कब, जब ये लिगैंड एक एटम ना हो और ये पूरा ग्रुप ऑफ एटम, तभी इसको यूज किया जाता है, पूरा ग्रुप ऑफ एटम होना चाहिए, क्लियर। ओके, चाहे तो कुछ नॉमेनक्लेचर ले लूंगा, मैं एग्जांपल ले लूंगा, तो उससे आपको ये हो जाएगा, एक आइडिया आ जाएगी कि कैसे उसको यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमरोलॉजीज पैरेंथेसिस, मतलब क्या है, ब्रैकेट में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लास्ट में, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट या सेंट्रल मेटल कोई भी होगा उसके ऑक्सीडेशन स्टेट लास्ट में रोमन लेटर में लिखनी है, वो भी ब्रैकेट में, ओके। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन, complex ion is cation, okay, the metal is named same as the elemental complex, अगर कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन होगा तो मेटल का नेम एज इट इज लिख पाओगे आप, ओके। तो यहाँ पे देखो
अच्छा, यहाँ पे तो कैटायन में कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसका भी एग्जांपल लेता हूँ। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन, मेटल इज नेम्ड एज सेम एज दैट ऑफ एलिमेंट कॉम्प्लेक्स। कोबाल्ट इन कॉम्प्लेक्स कैटायन, कोबाल्ट इन कॉम्प्लेक्स कैटायन इज कॉल्ड कोबाल्ट, मतलब एज इट इज, ठीक है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इन द कॉम्प्लेक्स, इफ द कॉम्प्लेक्स कैटायन इज एनायनिक, एनायनिक अगर होता है तो द नेम ऑफ द मेटल एंड्स विथ एन सफिक्स ATE। तो अगर एनायन होगा तो ऑब्वियसली ये चेंज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज अगर कॉम्प्लेक्स के बाद नेगेटिव चार्ज आता है तो देन इसको चेंज करना पड़ेगा। कोबाल्ट को हम कोबाल्टेट लिखेंगे यहाँ पे, ओके। आयरन को हम फेरेट लिखेंगे, ओके। देन न्यूट्रल कंपाउंड रहेगा तो कोई चेंज नहीं है, न्यूट्रल कंपाउंड के लिए जस्ट कैटायन के जैसे ही, मतलब कोई चेंज नहीं है, ठीक है। न्यूट्रल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगा तो हमें उसको चेंज करना पड़ेगा नाम को, ओके। तो ये कुछ रूल्स है, इसमें से कोई ऐसा रूल है क्या कि उसको रिपीट करना है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं? नहीं सर। चलो ठीक है। तो कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ, थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन चलो ठीक है, फिर वैसे करेंगे। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सपोज ये वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अभी आप धीरे धीरे बता देना। FeCN6 और यहाँ पे K4, ओके। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सिंपल है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको पहले आंसर दे देता हूँ, या फिर मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ हमें करना क्या है, बेसिकली कैसे मेथड से हमें फॉलो करना है। पहला पॉइंट K4 है, ओके, मतलब कैटायन है तो उसका नाम तो पहले आएगा, राइट। एंड K4 है तो ऑब्वियसली प्लस चार्ज यहाँ पे है, +4 चार्ज है, कॉम्प्लेक्स पे -4 चार्ज है, तो मैंने इससे फाइंड आउट किया कॉम्प्लेक्स पे -4 चार्ज। एंड अगर ये -4 चार्ज है तो मैं फेरस को, मतलब सिर्फ फेरस नहीं लिख सकता, मैं इसको फेरेट लिखना पड़ेगा नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। तो ये भी सिर्फ चार्ज सेपरेशन मैंने किया और यहाँ से मुझे दो चीजें पता चली। ना जब भी मैं आंसर लिखूंगा पहले मुझे कैटायन लिखना पड़ता है, ब्रैकेट के बाहर जो कैटायन है वो, तो यहाँ पे पोटेशियम है तो एज इट इज पोटेशियम लिखूंगा, उसके लिए कोई हमारे पास ये नहीं है कि उसको चेंज करना है या कुछ करना है, ऐसे कुछ नहीं, एज इट इज पोटेशियम। और एक चीज, बाहर जो आयंस होते हैं ना उसके लिए लिखना नहीं पड़ता, डाई टाई ट्रेट्रा ऐसे लिखते नहीं है, ठीक है, लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो यहाँ पे लिखते नहीं है। ये एक पॉइंट हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अब बाहर के सारे हो गए ना, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के बाहर के हो गए। नेक्स्ट अब कॉम्प्लेक्स के अंदर जब भी जाएंगे तो पहले लिगैंड का नंबर आएगा, तो लिगैंड को पहले नाम लिखेंगे। यहाँ पे साइनाइड है जो कि निगेटिवली चार्ज है, तो उसको हमें साइनो लिखना पड़ेगा, साइनो, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले कितने नंबर है, तो 6 है, तो उसको हमें हेक्सा साइनो ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। हेक्सा मतलब 6, साइनो मतलब साइनाइड लिगैंड प्रेजेंट है, हेक्सा साइनो। एंड देन अब सारे लिगैंड हो गए विथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर के साथ, लिगैंड्स हमारे हो गए। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम के पास जाएंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है, मतलब एज इट इज हम लिखेंगे नहीं उसको, ATE लास्ट में चाहिए हमें, तो इसको लिखेंगे फेरेट, FeRrATE, लास्ट में ATE। और सबसे लास्ट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फिर से हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इस पे -4 चार्ज है, साइनाइड पे -1 चार्ज रहता है, तो यहाँ पे -6 ऑब्वियसली होगा। तो इसको x पकड़ लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ऑब्वियसली +2 आएगी कैलकुलेट करने के बाद, तो यहाँ पे मुझे रोमन 2 लिखना पड़ेगा। तो ये हुआ नाम लिखने का तरीका या एक एग्जाम्पल। समझ में आया कि कुछ प्रॉब्लम है? कोई एक स्टेप अगर ऐसी है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। समझा? चलो निकाल दो इसको पूरा। सर प्रीफिक्स सफिक्स कैसे यूज करते? देखो, इसके लिए तो प्रीफिक्स सफिक्स यूज करना ही नहीं है, ओके। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रीफिक्स सफिक्स तो यहाँ पे यूज करना ही नहीं है।
एंड इसको अब आपको कैसे बताऊं, हाँ, ना इसको यूज करने हैं ना इसको यूज करने हैं, आपको सफिक्स एंड प्रीफिक्स यूज करने हैं तो सिर्फ इसके लिए यूज करने हैं, लिगैंड के लिए। अब लिगैंड का नंबर जितना होगा वो पहले यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमने यूज किया प्रीफिक्स, ठीक है। लिगैंड के लिए हर बार प्रीफिक्स यूज किया जाता है, एंड मेटल के लिए लास्ट में हम चार्ज लिखते हैं, तो सफिक्स तो हमने कभी तक हाँ, सफिक्स लिगैंड के बेसिस पे, मतलब लिगैंड नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है, तो हम उसको अभी लिस्ट नहीं दी थी कि मैंने, साइनो ऑक्सीरो ऐसे, तो उस लिस्ट से हमें एलिमेंट्स को निकालना है, ठीक है, नाम को वहां से निकालना है, सफिक्स प्रीफिक्स वहीं से है, ठीक है। और कुछ कम ओके सर। ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए चीजें। आंसर आपको बताने हैं, गलत होगा एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूं, लेकिन ट्राई करो। क्या नाम होगा इसका? पहले क्या लिखूं, देखो सोचो। सोडियम। हाँ, सोडियम, देन टेट्राक्लोरो, टेट्रा क्लोरो, ठीक है, बराबर है। आगे निकेलेट, निकेल। निकेलेट, एटी लगाना पड़ेगा, हाँ क्यों, क्योंकि इस पे +2 चार्ज, इस पे -2 चार्ज, -2 आ गया ना कॉम्प्लेक्स पे, तो निकेलेट एटी। अब ये पूरा लिखता नहीं हूँ, एंड इसके चार्ज कितना है निकेलेट पे, निकेल पे कितना चार्ज है? 2, 2 तो +2। निकेलेट, NiCKELATE एंड ब्रैकेट में 2, ठीक है, ये उसका हो गया पूरा नाम। ओके, ना और एक लेता हूँ, सपोज प्लेटिनम है, NH3 ग्रुप है, ठीक है, वो भी 5 टाइम्स है, Cl है, ब्रैकेट के बाहर Br3 है। ओके, तो पहला पॉइंट, यहाँ पे कोई ये नहीं है, पॉजिटिवली चार्ज आयन नहीं है, तो इसको लिखेंगे नहीं, मतलब सवाल ही नहीं आता उसको लिखने। लेकिन ये है नेगेटिवली चार्ज है, तो इसको लास्ट में लिखते हैं, सीक्वेंस यही से स्टार्ट होगी, ठीक है, तो इसको स्टार्ट लास्ट में लिखते हैं। ओके, तो ये इसको पहले मत डालना। चलो बताओ क्या करना पड़ेगा, या नाम कैसे होगा? सरपेंटा अमाइन। हाँ, पहला पॉइंट समझो, सर प्लेटिनम ना, ये अमाइन है और ये क्लोरो है, ठीक है, तो अमाइन अल्फाबेटिकली ए पहले आता है, तो इसलिए अमाइन का पहला मतलब नाम पहले लिखा जाएगा अमाइन को, क्लोरीन का नहीं लिखा जाएगा। ये तो एक पहला चीज जो कौशल ने करेक्ट बता दिया, ठीक है, तो नाम तो पेंटा अमाइन। हाँ, अब बताओ आगे। सर लास्ट का पता है सीधा भी, ब्रोमाइड। अच्छा, एक लिगैंड हो गया तो दूसरा भी लिखना पड़ेगा ना, ऐसे क्यों? तो मुझे क्लोरो नहीं लिखना पड़ेगा क्या यहाँ पे? पेंटा अमाइन, ये पहला लिगैंड हो गया, क्योंकि ये अमाइन था, ए था, तो पहले हमने लिखा। अब दूसरा लिगैंड क्लोरो, ठीक है, दूसरा हो गया। अब सारे अमाइंस खत्म, देन एलिमेंट के पास आओ। अब मुझे इसका पहली बार, अब ये प्लैटिनम है, लेकिन प्लैटिनम लिखना है कि प्लैटिनेट लिखना है, ये डिसाइड करेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कौन सा है पहले बताओ, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उतना ही बताओ। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नेगेटिव है, ये Br3, मतलब ये Br पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो कॉम्प्लेक्स पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना, +3। हाँ। ओके, तो कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव, अब पॉजिटिव चार्ज है तो मैं प्लैटिनम लिखूं कि प्लैटिनेट लिखूं? नेट।
प्लैटिनम नेगेटिव होता है तो ने ATE लिखते हैं। कहाँ गया ये ATE? कब नेगेटिवली चार्ज होता है तो। ओके, एंड देन इस पे कितना चार्ज है, मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट की फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे क्लोरीन तो एक ये है -1 में है, ठीक है। इसको x कंसिडर करें तो ये इट शुड बी 4, तो यहाँ पे 4 आ गया ये। एंड देन लास्ट में ब्रोमीन, उसको हम लिखेंगे ब्रोमाइड। ये उसका नाम, पूरा नाम। आई थिंक आपको समझ में नहीं आया या बहुत मुश्किल जा रही है उसको। छोटी छोटी चीजें बहुत है इसमें। देखो क्या किया है पहले, देखो पहला कुछ नहीं है, मतलब इसका तो सवाल ही नहीं आता। देन अंदर गए, अंदर में पहले लिगैंड, 2 लिगैंड है। ओके, 2 लिगैंड है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, दोनों में से ये अल्फाबेटिकली पहले आएगा अमाइन, ठीक है। वो 5 है इसलिए पेंटा अमाइन लिखा। तो यहाँ पे पहले लिगैंड की बात खत्म। अब दूसरा लिगैंड क्लोरीन है जो कि नेगेटिव चार्ज, उसको हम क्लोरो कहते हैं, तो उसको एज इट इज मैंने क्लोरो लिखा। एक ही था तो सिर्फ क्लोरो लिखा, अगर 2 होते तो डाई क्लोरो लिखता, 3 होते तो ट्राई क्लोरो लिखता। ये सेकंड मेरे लिगैंड खत्म हो गए। देन मैं आऊंगा कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल के पास। तो मेटल मेरा प्लैटिनम है, ठीक है। अब लेकिन मुझे प्लैटिनम लिखना है कि प्लैटिनेट लिखना है, उसके लिए मुझे कॉम्प्लेक्स के पास जाना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स अगर मैं चार्ज के डिफ्रेंशिएशन करूँ तो कॉम्प्लेक्स पे 3+ चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज डोमिनेटिंग है, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हम एज इट इज एलिमेंट लिखते हैं। प्लैटिनम तो प्लैटिनम, आयरन तो मतलब फेरस तो फेरस, कोबाल्ट तो कोबाल्ट, एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्लैटिनम एज इट इज लिखा। देन प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की और वो ब्रैकेट में डाल दी। मेटल के बाद हर बार आपको ये चार्ज तो लिखना ही है, मतलब उस पर कौन सा चार्ज है रोमन में। नेक्स्ट ये पूरा कॉम्प्लेक्स खत्म। अब उसके बाद हम बाहर आ गए और ब्रोमीन को लास्ट में लिखा, ठीक है, ब्रोमाइड। ओके, तो ये लास्ट में, ठीक है। आई होप ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट और एक कंपाउंड बताता हूँ, मतलब ट्राई करेंगे। CrNH3 3 टाइम्स, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, ट्राई करो, गलती होने दो। टेट्रा एक्वा ट्राई अमाइन। एक मिनट, एक्वा पहले कि सर अमाइन? पहले अमाइन आएगा ना? यस, पहले अमाइन आएगा। टेट्रा और अमाइन, लेकिन देख, एक्वा में क्यू पहले आता है ना। क्यू बाद में आता है हमसे। कौशल क्लियर? हाँ एबीसीडी भैया सर, हाँ सर। चलो, अमाइन पहले आता है, पहले अमाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टेट्रा अमाइन बोला, ट्रायमाइन, ट्राई अमाइन। वेट, ट्राई अमाइन, ट्रायएक्वा, ये डबल इन रहता है, हाँ। ट्राई, TRIAQUA, हाँ क्रोमेट, हाँ। क्रोमेट लिखूं कि ये क्रोमियम है, तो AT लिखूं कि क्रोमियम एज इट इज लिखूं, ये बताओ। सर क्रोमिएट आएगा ना, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज रहता है तो हमें AT लगाना पड़ता है। एनन मतलब पॉजिटिव चार्ज। नहीं सर, तो जब भी पॉजिटिव, क्रोमियम आएगा। हाँ, जब भी पॉजिटिव चार्ज रहता है तो कुछ नहीं करना है। निगेटिव चार्ज आएगा कॉम्प्लेक्स पे तो कुछ करना है। ओके, तो क्लियर हो गया? किसको, लोकेश को शायद कंफ्यूजन हो गया था। ओके सर। क्रोमियम चार्ज बताओ, क्रोमियम पे चार्ज कितना है? प्लस कितना चार्ज है क्रोमियम पे?
वाटर सर पे 6 हो सकता है। 6 हो सकता है, लेकिन सवाल ही नहीं ना, अमोनिया पे चार्ज नहीं है, एक्वा पे चार्ज नहीं होता। तो ये कॉम्प्लेक्स पे जो भी चार्ज है, 3 प्लस चार्ज है ना कॉम्प्लेक्स पे, ये किसकी वजह से? क्रोमियम की वजह से। प्लस 20 क्यों टेंशन लेने का इस चीज का? लिगैंड दोनों न्यूट्रल है ना, अमोनिया न्यूट्रल होता है, एक्वा न्यूट्रल है ना। ओके, +3 चार्ज। और बाद में एक बचा है, नाम बताओ। क्लोराइड। क्लोराइड, ठीक है। तो ये हमारा CHLORIDE, क्लोराइड। ओके, नाम लिखते टाइम कभी भी स्पेस नहीं देना है। ओके, और बीच में कोई कैपिटल लेटर नहीं आना चाहिए। अब एक लास्ट लेता हूं, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर इन्वेस्ट कर, मतलब इन्वेस्ट कर नहीं, लेकिन सोच समझ कर आंसर देना उस चीज का। सोच समझ कर इन्वेस्ट कर, ये किसका है लोगो? ये म्यूचुअल फंड्स। हाँ, म्यूचुअल फंड ही है ना। हाँ, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ना सोच समझ के आंसर देना। डाइक्लोरो। ओके, तो डाई क्लोरो। अच्छा, मुझे अब ये डाइइथाइलामाइन। डाइक्लोरो 20 इथिलीन डायमाइन। 20 डाई इथिलीन। अब ये समझा 20 क्यों यूज किया? अमाइन 2 है, तो ये डाई लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे। 2 अमाइन है। ओके, एक मिनट, मुझे इसको थोड़ा करेक्ट करना है। तो मैं इसको लिखते टाइम रुक गया था, मुझे थोड़ा सा डाउट आ ही गया था यहाँ पे। ओके, 20 तो क्लियर है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स के ये लिगैंड है ना, बहुत बड़ा लिगैंड है, और यहाँ पे डाई ट्राई ये वर्ड यूज करना ही पड़ेगा। इसका लिगैंड का फुल फॉर्म ही है इथिलीन डायमाइन। ओके, तो 20 इथिलीन डायमाइन। तो यहाँ पे हम इसको बाद में ऐसे नहीं लिख सकते ना, डाई इथिलीन डायमाइन ऐसे नहीं लिख सकते, दो दो बार डाई नहीं लिख सकते। ठीक है, क्लियर? सर सिर्फ EN भी लिख सकते हैं ना? हाँ, लिख सकते हैं। नहीं नहीं, वो ईएन कॉम्प्लेक्स में लिखते हैं, मतलब ये रिप्रेजेंट करने के लिए। नॉमेनक्लेचर में ईएन कैसे चलेगा? ये जब भी आपको स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा ना, तो ये बहुत बड़ी स्ट्रक्चर निकालने से बेहतर है कि सिर्फ ऐसे ईएन लिखा जाता है, वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते टाइम। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ईएन बीएन कुछ नहीं, पूरा लिखना पड़ेगा। ओके सर। चलो और बताओ। डाइक्लोरो 20 इथिलीन डायमाइन, आगे। प्लैटिनम। प्लैटिनम। प्लैटिनम प्लैटिनम, चार्ज। 2। प्लैटिनम पे 2 चार्ज। एक बार क्रॉस चेक कर लो तो सही। सर Cl2 है ना बाहर, मतलब -2, यहाँ पर +2 होगा। +2 होगा। ये क्लोरीन का चार्ज -2, इसका x, तो x इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू +2, -2 यहाँ पे जाएगा तो इट बिकम्स +4। ओके, एंड क्लोरीन। चेक कर लो, चेक कर लो, मुझ पे भरोसा मत रखो, चेक करो। सर क्लोराइड नहीं आएगा ना? आए क्यों नहीं आएगा, बाहर है ना। 2 क्लोराइड है, एक अंदर भी है एक बाहर भी है। सर राइड नहीं आएगा, क्लोरीन नहीं आएगा शायद। नहीं नहीं नहीं, अब ब्रोमाइड के लिए हमने, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड ही लिया था। बाहर रहता है तो ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ठीक है, या फिर जो भी कॉमन हम नाम लिखते हैं ना, सल्फेट, क्लोरेट,
नहीं सॉरी क्लोराइड नहीं, सल्फर के लिए सल्फेट लिखते हैं, क्लोरीन के लिए क्लोराइड लिखते हैं, ठीक है। तो वो बाहर है तो बाहर सिंपल नाम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। अंदर है तो क्लोरो। सर लिगैंड पे चार्ज नहीं होता ना? होता है ना, मैंने तो पहले ही इसमें क्लासिफाइड किया था चार्ज के बेसिस पे लिगैंड को। क्या बात करते हो, ये देखो, ये देखो, ये लिगैंड और ये चार्ज के बेसिस पे क्लासिफाई किया। होता है। अच्छा, समझ में आ गया नॉमेनक्लेचर। अभी आपका काम है एमसीक्यू में देखो नॉमेनक्लेचर क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। ट्राई करना कहाँ पे गलती होती है, अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। मैंने ट्राई किया। सर हम लिगैंड का चार्ज क्यों बैलेंस नहीं करते? किसका चार्ज लिगैंड का। करते, लिखते हैं ना, मतलब करते भी है ना। सर आपने अभी जैसे क्लोरीन का किया ना, क्लोरीन ब्रैकेट में था, तो वैसे हमने लिगैंड का क्यों नहीं किया फिर प्लेटिनियम का चार्ज निकालने के देखो ये वाला आपका ये जो क्वेश्चन था वो ये था, बताओ कहाँ पे चार्ज हमने न्यूट्रल नहीं किया। लिए? सर इथिलीन डायमीन न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। वो न्यूट्रल है, ओके सर, तो फिर ठीक है ना। और किसी को कोई डाउट है? यस। और किसी को कोई डाउट है क्या, बोल दो अभी। नहीं है ना। ओके, तो ये पूरा हो गया इसके हिसाब से, मतलब नॉमेनक्लेचर के हिसाब से हो गया ये पूरा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, आइसोमेरिज्म। 1 मिनट बाकी है, कट करता हूँ, वापस से ज्वाइन करना, देन कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। चलो आगे सब लोग। नेक्स्ट पॉइंट इज आइसोमेरिज्म। सो आइसोमेरिज्म का सिंपल सा मतलब, अब ये आइसोमेरिज्म फर्दर डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, स्ट्रक्चरल एंड स्टेरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। सो स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, पूरे आइसोमेरिज्म पे पहली बात तो केमिकल फार्मूला फिक्स होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हो सकता है, ठीक है। केमिकल फार्मूला फिक्स मतलब नंबर ऑफ मेटल, नंबर ऑफ लिगैंड, नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी है वो सेम रहेंगे, ठीक है, तो वो तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन उसके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो सकते हैं, तो उसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे। या फिर 3 डायमेंशनल में उनकी अरेंजमेंट अलग अलग हो सकती है, उसको स्टेरियो आइसोमेरिज्म कहेंगे, ओके। तो ये दोनों एकदम सिंपल से टाइप है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो अब इसको लिस्ट कर लेंगे धीरे धीरे सारी चीज़ों को। तो आइसोमेरिज्म 2 टाइप, स्ट्रक्चरल एंड स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पहले हम पकड़ लेंगे, स्टेरियो आइसोमेरिज्म कंपैरेटिवली इजी है, ये वाला पार्ट इजी, ये वाला पार्ट थोड़ा सा टेडियस है, ओके। सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फर्स्ट आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, देन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज एंड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में आपको क्या याद रखना है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अगर डिसोसिएशन के बाद अलग अलग आयंस बना रहे हैं, मतलब केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन आयंस अलग अलग बना रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल सॉरी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल यहाँ पे M है, यहाँ पे लिगैंड 1 है, ब्रैकेट के बाहर ये लिगैंड 2 है, आयोनाइजेशन होगा तो लिगैंड 2 बाहर जाएगा। लेकिन दूसरा कंपाउंड है ML2L1, ठीक है।
तो यहाँ पे इसको डिसोसिएट करोगे तो L1 का आयोनाइजेशन बनेगा। केमिकल फॉर्मूला दोनों का सेम, लेकिन आयंस अलग अलग बाहर बनेंगे, तो उसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। केमिकल फॉर्मूला सेम। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का अगर सेम रहेगा, दोनों कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहेगा, लिगैंड अलग अलग होंगे चलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होगा तो उसको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। थर्ड वन लिंकेज, लिगैंड एम्बिडेंटेड लिगैंड होते हैं ना, एम्बिडेंटेड NO2 एंड ONO। अगर मेटल में एम्बिडेंटेड लिगैंड का मतलब क्या होता है, एक लिगैंड ऐसे कनेक्टेड है, एम्बिडेंटेड लिगैंड प्रेजेंट है, तो वहां पे उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम कहेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म, क्योंकि लिंकिंग अलग अलग है, यहाँ पे ऑक्सीजन की लिंकिंग है, यहाँ पे नाइट्रोजन की लिंकिंग है। ओके, एंड लास्ट वन हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कम या ज्यादा होंगे, अलग अलग होंगे, तो उसको हाइड्रेट आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। सिंपल सा है, ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की बात नहीं है, फिर भी वन बाय वन देख लेंगे। पूरा हो जाने के बाद यहाँ पे वापस आके आप चेक कर सकते हो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर अलग अलग है, सॉरी केमिकल फॉर्मूला से मतलब स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट अलग अलग होगी। उसमें से फर्स्ट आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयंस अलग अलग बनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पहले कंपाउंड को अगर वाटर में डाल दे तो SO4 बाहर निकलेगा, एंड इस कंपाउंड को वाटर में डाल दे तो Br बाहर निकलेगा। हालांकि केमिकल फॉर्मूला दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सेम है, एक कोबाल्ट, एक Br, एक 5NH3, ठीक है, एंड एक SO4। तो केमिकल फॉर्मूला सेम है, आयंस अलग अलग बनेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन आइसोमर, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहेगा, ठीक है, लिगैंड्स चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लिगैंड अलग अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सिर्फ चेंज किया, लिगैंड्स चेंज कर दिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, लिगैंड चेंज हो गए, ठीक है। इन जो पेयर है इनको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ओके, आर एज ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लिगैंड, लिगैंड का इंटरचेंज किया, बाकी कुछ नहीं किया, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होना चाहिए। ओके, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। थर्ड पॉइंट इज या थर्ड टाइप लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे एक एम्बिडेंटेड लिगैंड प्रेजेंट होना जरूरी है, डिफरेंस इन द मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लिगैंड टू द सेंटर मेटेरियल। तो यहाँ पे देखो ONO मतलब ऑक्सीजन की लिंकिंग है, और यहाँ पे NO2 नाइट्रोजन की लिंकिंग है, बाकी सारी चीजें सेम है। ओके, तो लिंकेज आइसोमर में एम्बिडेंटेड लिगैंड अलग अलग टाइप से बॉन्ड बनाते हैं, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, लिंकेज आइसोमर कहते हैं उसको। ये हो गया थर्ड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। एंड लास्ट टाइप, फोर्थ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, जहाँ पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कम या ज्यादा होंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है सारे, तो केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा, मतलब वाटर तो फिक्स रहेंगे, 6 वाटर तो 6 वाटर, लेकिन एक 5 अंदर एक बाहर, या फिर 4 अंदर 2 बाहर। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स के अंदर जो वाटर के नंबर है वो कम या ज्यादा रहेंगे, स्ट्रक्चर में तो सेम ही रहेगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ना। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कम या ज्यादा रहेंगे। ओके, ये हो गए 4 आइसोमेरिज्म। किसी को कोई डाउट 4 पे? देखो अभी आप इस लेवल पे हो कि शॉर्टकट में चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, याद रखनी ही पड़ेगी। छोटी छोटी चीजें हैं, सिंपल सी टास्क है, डिटेल में जाके उसका ज्यादा टाइम नहीं दे सकते उसको। कोई डाउट नहीं किसी को? नेक्स्ट स्टेरियो आइसोमेरिज्म, यहाँ पे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट अलग अलग होगी, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आप उसका एग्जांपल जानते हो, तो उसी हिसाब से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी देखेंगे। स्टेरियो आइसोमेरिज्म पहला ज्योमेट्रिकल, जिसको हम सिस ट्रांस भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिस ट्रांस डबल बॉन्ड के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कैसे कहते थे सिस ट्रांस, तो पहले उसको मैं बता दूं। ऐसे कंपाउंड है, कार्बन कार्बन, ये क्लोरीन ऊपर, इसका भी क्लोरीन ऊपर, इसको कहते थे सिस, एक टाइम पे है, ठीक है। अगर क्लोरीन यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ पे होगा, मतलब इसके अपोजिट होगा, इसके अपोजिट, तो कहते थे ट्रांस। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वैसे ही यूज करेंगे। ओके, तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट में नहीं है, तो सिस। अगर ये एक दूसरे के अपोजिट में है तो ट्रांस। यहाँ पे भी देखो एक दूसरे के अपोजिट में ट्रांस, एक दूसरे में के अपोजिट में नहीं है सिस, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट में है ट्रांस, यहाँ पे अपोजिट में नहीं है सिस। क्लियर कंसेप्ट? 2 मिनट में बात खत्म। हाँ,
सिस ट्रांस किसके लिए यूज करते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो भी यूज कर सकते हैं, 6 हो तब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेम ये टाइप में होगा तो, लेकिन कॉम्प्लिकेशन और एक आता है, या फिर एक और टाइप है इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, आप बोल सकते हो फेशियल एंड मेरिडोनल फॉर्म, ठीक है। तो मर कहते हैं इसको, इसको फेस कहते हैं। सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ पे अब कुछ इस तरह से आपको कंपाउंड मिले, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है यहाँ, और यहाँ पे देखो अभी इसको फेशियल क्यों कहा गया, इसको समझो। कोई भी कंपाउंड 3 लिगैंड सेम है ना, तो कोई भी 3 लिगैंड्स देख लो और उसको कनेक्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे NO2 को कनेक्ट किया और उसका एक लेयर बनाया, मतलब एक प्लेन बनाया, ठीक है। ये प्लेन सेंट्रल मेटल एटम को कट नहीं करता है, टच भी नहीं करता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? तो फेशियल एरिया में प्रेजेंट है, मतलब एजेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल होता कैसे है प्रेजेंट? तो ये उसके फेसेस रहते हैं ना, ये वाला फेस रहता है, ठीक है, ये फेस रहता है, या फिर यहाँ पे एक फेस रहता है। आगे का मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि ये आपको फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है आगे का। ये हमारा एक फेस है, ओके, या फिर ये हमारा एक फेस है, राइट, ये वाला पूरा पार्ट ये हमारा फेस है आगे का, पिरामिड की तरह। वैसे ही पिरामिड नीचे भी होगा। तो जब भी हम इस प्लेन को कनेक्ट करते हैं तो ये एक फेशियल कनेक्ट करता है, ये सेंट्रल एटम को टच भी नहीं करता। यहाँ पे सेंट्रल एटम हमारा बैठा हुआ है, तो उसको हम फेशियल आइसोमरिज्म कहते हैं, फेशियल। लेकिन अगर आप इन तीनों को कनेक्ट करते हो, कोई भी तीनों को कनेक्ट करते हो, 3 एटम्स को या लिगेंड्स को, अगर वो सेंटर से पास होता है, सेंटर को कट करता है, ठीक है, सेंटर से पास होता है, तो उसको हम कहेंगे मेरिडोनियल, मर, सेंट्रल एटम मर गया यहाँ पे, ठीक है, सेंटर से पास हुआ तो सेंट्रल एटम मर गया, मेरिडोनियल या मर फॉर्म कहते हैं इसको, ओके। आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ NO2 को ही पकड़ना है, आप NH3 को भी पकड़ सकते हो, आपको सेम चीजें मिलेंगी। देखो मैं इसको भी कनेक्ट करूँ तो ऐसे कनेक्ट होगा, ये भी सेंटर से नहीं गया, ठीक है, ये प्लेन पे, तो यहाँ पे भी ये मेरिडोनली सॉरी फेशियल ही है, और यहाँ पे अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये प्लेन बनेगा, ठीक है, ये सेंटर के थ्रू पास हो गया, तो उसको मेरिडोनल ही कहेंगे। आप किसी एक लिगैंड को पकड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा लिगैंड आप पकड़ने वाले हो, लेकिन कंडीशन क्या है? एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड सेकेंड लिगैंड जो है वो दोनों भी 3 लिगैंड्स होने चाहिए, 3 लिगैंड्स, 2 लिगैंड नहीं। अगर 2 लिगैंड प्रेजेंट है तो सिस ट्रांस, देखो यहाँ पे 2 लिगैंड है ना, सिस ट्रांस में डालते हैं, यहाँ पे 2 लिगैंड है ना अलग टाइप के, तो सिस ट्रांस में डालेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, सिस ट्रांस कब यूज करना है, फेस मर कब यूज करना है, या कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? डाउट है क्या? नहीं नहीं सर। नहीं है। ये एक हो गया ज्योमेट्रिकल में, एंड ज्योमेट्रिकल में सेकंड वन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ओके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नाउ एकदम सिंपल मतलब होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब दिखाता है? एक तो कायरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कायरल सेंटर प्रेजेंट होना जरूरी है, एंड सेकंड पॉइंट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होनी चाहिए, ठीक है, जिसको हम इनैंशियोमर्स कहते हैं, तो इनैंशियोमेरिक फॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है और ये सारे अलग अलग है, आप इसको मतलब आपको देखो, इसको आप कैसे भी कट करो ये होगा नहीं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज ये एक ईएन का फॉर्म है, ये एक ईएन है। अच्छा, मैं लिगैंड को ना अलग कलर से डिनोट करता हूँ ताकि थोड़ा इजी जाए। तो यहाँ पे ये ईएन का फॉर्म है या बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला और ये वाला ऐसे ऊपर है, ओके, ये एक बॉन्ड हुआ। सर व्हाट इज मीन बाय कायरल सेंटर? कायरल सेंटर मतलब जिस सेंटर के चारों या जितने भी ब्रांचेस है, बॉन्ड है, वो सारे अलग अलग होने चाहिए, उसको हम कहते हैं कायरल सेंटर या अनसिमेट्रिकल सेंटर, ओके सर। ओके। ना ये हो गया ईएन का स्ट्रक्चर, ये वाला जो यहाँ पे 2 डायमेंशनल में ड्रॉ किया है, ये 3 डायमेंशनल है। आप इसको कैसे भी ब्रेक करो प्लेन से, मतलब कैसे भी प्लेन पे ब्रेक करो, आपको सेम चीजें नहीं दिखाई देगी, ठीक है, सेम चीजें दिखाई नहीं देंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्राई करता हूँ इसको, थोड़ा सा मुश्किल मुझे भी जाएगा, थोड़ा सा
समझ लेना, मैं इस प्लेन से उसको ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा प्लेन है, पूरा ऐसे प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन से मैं उसको कट कर रहा हूँ, ओके। तो आप इसको ड्रॉ भी कैसे करूँ तो समझ में नहीं आता, चलो ठीक है। हाँ, ये जो फ्रंट में आपको दिखाई दे रहा है ये पीछे का पार्ट है, और ये आगे का पार्ट, नीचे वाला पार्ट आगे का पार्ट है, ठीक है। आप इसकी मिरर इमेज निकालने का ट्राई करोगे ना, इसकी मिरर इमेज, तो ये जो पार्ट है ये ऊपर है, ठीक है, और ये पार्ट नीचे है, तो मिरर इमेज नहीं बनेगी, राइट। इसकी ये इस पार्ट की तो मिरर इमेज बन रही है, लेकिन इसकी मिरर इमेज नहीं बन रही, पहला पॉइंट। तो किसी भी करके आपको मिरर इमेज नहीं बनाएगी, ओके। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि कायरल सेंटर चाहिए, मतलब सारे ग्रुप्स अलग अलग चाहिए, एंड मिरर इमेज नहीं बननी चाहिए। अब आप पूरे कंपाउंड का भी मिरर इमेज निकाल लोगे और इसको इस पे रखोगे तो सेम नहीं होगा, ये ईएन यहाँ पे है, ये ईएन यहाँ पे, तो सेम तो होगा नहीं, ये तो प्रॉब्लम नहीं। तो दे आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। नाउ एक फॉर्म होता है डेक्स्ट्रो, दूसरा तो लियो, ये तो आपको मालूम ही। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये भी कायरल सेंटर, मतलब यहाँ पे सारे एलिमेंट्स अलग अलग है, आप प्लेन के थ्रू इसको कट नहीं कर सकते या सेम पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, सेम पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये कायरल सेंटर दिखाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे कंपाउंड लिखूँ प्लेटिनम जो कि प्लेनर रहता है, 1 2 3 4, यहाँ पे लिगैंड है, सपोज यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे फ्लोरीन एंड यहाँ पे आयोडीन, क्या ये कायरल सेंटर दिखाएगा? कायरल सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट है। Yes. नहीं सर। क्यों नहीं है बताओ? सर दोनों क्लोरीन एटम है, आपने बोला अलग अलग होने चाहिए। अच्छा यहाँ पे आयोडीन डाल दो, अभी तो हो गए। अभी हाँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। एंड सेकंड क्राइटेरिया इज कि मिरर इमेज होनी चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है मिरर इमेज। वैसे देखा जाए ना, मिरर इमेज इज नॉट द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन कि ऑप्टिकल एक्टिविटी है कि नहीं। इसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया बेसिकली, ठीक है। आपको सिंप्लीफाई किया है क्लास 12 में। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री टेट्राहाइड्रल टेट्रागोनल प्लेनर के लिए एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा रहती है, और वो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसकी रहती है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में प्लेटिनम यहाँ पे और ये 4 ग्रुप्स, अगर इसी प्लेन से उसको कट कर दे, इसको ब्रेक कर दे, तो हाफ पार्ट ऊपर जाएगा, हाफ पार्ट नीचे जाएगा, दोनों में सिमेट्री दिखती है। और इसी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी 4 आएगा तो ये कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, कोई भी एलिमेंट। कोऑर्डिनेशन 4 के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। रीजन है कि उसको अगर हम कट कर दे उसी प्लेन से जिस प्लेन में वो एग्जिस्ट करते हैं, उसी प्लेन से अगर उसको कट कर दे तो ऊपर का पार्ट एंड नीचे का पार्ट सेम होता है, मिरर इमेज होते हैं। और मिरर इमेज अगर प्रेजेंट है तो उसको हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कहते हैं। तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के कोई भी ये कॉम्प्लेक्स जिसका शेप टेट्रागोनल प्लेनर हो, प्लेनर मीथेन का क्या होता है, टेट्राहाइड्रल होगा तो पॉसिबिलिटी है कि ऑप्टिकल एक्टिव रहे टेट्राहाइड्रल के लिए। लेकिन टेट्रागोनल प्लेनर अगर होगा तो चांसेस नहीं होते, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होने के। पॉइंट समझ में आ गया या कोई डाउट किसी को? आई थिंक ये दिमाग के ऊपर से चला गया, अगर मैं गलत नहीं होता। बताओ समझ में आया कि नहीं? सबसे पूछ रहा हूँ। अच्छा समझ में आ गया, चलो ठीक है। चलो फिर आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड
कल पूरी थेरीज आने वाली है, मतलब EAN पहले आएगा, देन VBT आएगा, देन VBT के ड्रॉबैक्स, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो कल तो पूरी थेरीज आने वाली है, एक के बाद एक पूरे, फिर वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये सारी चीजें आएंगी। ओके, ये पूरी सीरीज तो याद नहीं रख सकते, लेकिन जो भी शॉर्टकट है वो मैं आपको दे दूंगा याद रखने के लिए। तो कल थेरीज का दिन रहेगा पूरा। ओके, आज MCQs ट्राई करो, और ये सिंपल सा पार्ट है, अभी तक जो हमने देखा है वो बेसिक का पार्ट है, तो उस पर उसको